जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गति का जो सेकंड चैप्टर है उसको यहाँ पे आज डील करेंगे। शॉर्ट वीडियोस हैं, कुछ आधे 1 घंटे की रहती हैं। इतना ही पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स है, वनडे एग्ज़ाम्स है, साइंस जिसमें आता है उसके लिए इनफ होता है इतना ही। थोड़ा थ्योरी पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब चीज़ें करना। नहीं तो पढ़ लिया और जब तक आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं मालूम तो आप जनरली फेल हो जाते हैं, तो वो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। चलिए, तो गति को 4 प्रकार से जनरली, चलो गति क्या होती है वो देखते हैं। तो गति क्या होती है? एक स्थिर वस्तु या स्थायी चीज के सापेक्ष में कोई दूसरी वस्तु का अपनी स्थान का परिवर्तन करना, यानी मूवमेंट करना, आगे बढ़ना, पीछे जाना, दाएं आगे बढ़ना। तो ये वस्तु क्या है? स्थायी है। लेकिन ये वस्तु क्या हो रही है? इस जगह से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा करके क्या हो रही है? इसके सापेक्ष में क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो यही कहलाती है आपकी गति। तो मनुष्य गति कर सकता है, कोई भी जीव जंतु गति कर सकता है, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे गति नहीं करते। ध्यान देंगे, पेड़ पौधे गति नहीं करते। हिलते डुलते हैं, आप बोलेंगे हवा से हिलते हैं, वो नहीं, वो मूवमेंट नहीं। वो अपनी जगह को छोड़ के क्या दूसरी जगह जाते हैं क्या? नहीं। तो वो पेड़ पौधे जनरली हम बोलते हैं कि वो गति नहीं करते। मूवमेंट कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते। तो गति के प्रकार को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, सरल सरल रेखा में, ठीक है, ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन। सेकंड होता है आपका वृत्ताकार, वृत्तीय पथ पे, है ना, गोल ऐसा। तीसरा हो सकता है आपका दोलन गति, ऐसा पेंडुलम की तरह अपने स्थान से चालू होना और मूव करना आगे। चौथा होता है आपका प्रक्षेप प्रक्षेप्य गति। 4 तरीके की गतियाँ होती हैं। तो चलिए एक एक को हम लोग समझ सकते हैं। तो सरल रेखा में जो गति होती है, जैसे मोटर गाड़ी की गति हो गई, साइकिल की गति हो गई, धावक की गति होगी, यानी एक स्थान से स्टार्ट होना, एक रेखा में आगे बढ़ना, दूसरे स्थान तक पहुंचना, फिर आगे बढ़ना, फिर ऐसा। तो ये क्या होगी? आपकी रेखीय गति हो जाती है। वृत्तीय गति कौन सी होती है? कोई एक केंद्र के सापेक्ष में आप क्या कर रहे हैं? वृत्ताकार पथ में ऐसा गोल घूम रहे हैं, तो ये वृत्तीय गति हो जाती है। जैसे घड़ी की सुई जो घूमती है वो, कोलू का बैल जो घूमता है वो, 9 ग्रह जो होते हैं वो, है 8 ग्रह, उपग्रहों जो होते हैं उसके वो, तो क्या करते हैं? एक सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं? मोशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार पथ पे गति, वृत्तीय गति। आवर्त गति यानी एक स्थान से स्टार्ट होना, दूसरे स्थान तक पहुंचना, फिर से उसी रास्ते को अपनाते हुए वापस पहुंचना, फिर से उसी रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ना। तो उसी रास्ते को बार 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 ऐसा फॉलो करना क्या होता है? आपका दोलन गति या वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ये किस में होता है? आपका किसी झूले में देखेंगे, झूले की जो गति होती है वो आपकी दोलन गति या आवर्त गति कहलाती है। वो अपने पाथ, निश्चित पाथ पे क्या करता है? गति करता है। ध्यान देंगे, पाथ निश्चित होता है और उसी पाथ पे ही बार बार गति करता है। घड़ी की पेंडुलम की गति भी आपकी आवर्त गति या दोलन गति में आती है। चौथा होता है आपका प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में कोई पिंड, कोई वस्तु एक स्थान से स्टार्ट होती है, ऊपर उड़ती है और दूसरे स्थान पे जाके गिर जाती है, यानी इनिशियल पोजीशन से उड़ते हुए दूसरे पोजीशन पे जाना, पहुंचना क्या होता है? प्रक्षेप्य गति कहलाता है। इसमें हवा का माध्यम, यानी वो अपनी जगह से क्या है, ऊपर उठ के थोड़ी जाती है और फिर से उसी जगह में आके गिर जाती है। तो ये एक प्रक्षेप्य गति का उदाहरण
हो सकता है। जैसे बल्ले से जब बॉल जो है बैट से टकराती है तो क्या करती है, प्रक्षेप्य गति करती है। तोप से जो गोला निकलता है वो भी प्रक्षेप्य गति करती है। जब ईंधन खत्म हो जाए तो रॉकेट क्या होता है, ऐसा करके टुंग से गिर जाता है, वो प्रक्षेप्य गति है। वैसे ही भाला क्या है, फेंकने वाला जो है भाला फेंकता है तो जाके एक जगह पे गिरता है, वो भी प्रक्षेप्य गति होती है। अब ध्यान देंगे, प्रक्षेप्य गति जब होती है तो वो प्रक्षेप्य गति की दो तीन टर्म्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। जैसे होता है आपका उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी वो समय जब वो इस जगह से निकला और मान लो ये इस जगह पे गिरा, ऐसा करके ये हवा में। तो समझने के लिए अब ध्यान देंगे, है ना। कोई वस्तु जब एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह से पहुंचने से पहले तक हवा में जितना समय व्यतीत करती है, यानी हवा में जितना समय वो ट्रैवल करती है, वही समय कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, यानी पृथ्वी से ऊपर उठना और उठने के बाद फिर से पृथ्वी में आने के लिए जो समय लेती है वो कहलाता है आपका उड्डयन काल। अब ध्यान देंगे, परास किसको बोलते हैं, परास रेंज। जिस जगह से वो निकली और जिस जगह पे पहुंची, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस कहलाता है उसका रेंज या परास। अब इस रेंज या परास का अधिकतम या क्या कह सकते हैं उसका कम या ज़्यादा होना किस पे डिपेंड करता है, प्रक्षेप्य जो होता है, जो वस्तु होती है वो कौन से एंगल पे, पृथ्वी से कौन से एंगल पे फेंकी गई है, 90 एंगल पे, 45 एंगल पे, 30 एंगल पे, कौन से एंगल पे। तो सबसे ज़्यादा उसको अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसको 45 के एंगल पे ऐसा फेंकना होगा जिससे वो क्या कर सकती है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वो तय करेगी। 40 से कम या 40 से ज़्यादा भेजोगे तो वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा ले लेते हैं ना, मान लो कोई वस्तु को फेंकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बल लगाना होता है। एक बल, जो वस्तु मैं यहाँ से गेंद फेंकना चाहता हूँ तो फेंकने के लिए मुझे बल लगेगा। बल कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की ओर, मैंने फेंका ऊपर की ओर। लेकिन हर जगह पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको क्या करेगा, नीचे खींचने की कोशिश करेगा। ठीक, एक बल ऊपर फेंकने के लिए, एक बल जो है नीचे आने के लिए। मान लो मैं उसको एकदम स्ट्रेट यहीं से फेंकता हूँ, ऐसे सीधा सीधा सीधा, तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी और उसी जगह पे वापस आ जाएगी। तो किसी भी वस्तु को अगर मैक्सिमम हाइट अचीव करना है, बहुत ऊंचे तक फेंकना है, तो उसको 90 डिग्री में ही हमको फेंकना होगा, जिससे क्या हो, अधिकतम अधिकतम से अधिकतम वो ऊंचाई प्राप्त कर सके। क्यों, क्योंकि उस गेंद पे हमने जो बल लगाया वो सिर्फ ऊपर की ओर जाने के लिए लग रहा है, एक बल लग रहा है जो उसको नीचे खींच रहा है। ठीक, तो ऊपर जाने के लिए सबसे ज़्यादा बल उसको मिल रहा है, बाकी वो इधर उधर नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, उसका पूरा का पूरा बल ऊपर जाने में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई कवर करेगा। लेकिन जैसे ही वो मान लो 80 डिग्री में हुआ तो वो ऐसे जाएगा और ये करके ये ऐसा किया जाएगा। ठीक, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जो प्रयास है वो कम हुआ ना। वैसे ही 70 डिग्री पे प्रयास थोड़ा सा बढ़ गया देखो, लेकिन ये जब 45 में आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। एक जो बल है वो उसको ऊपर फेंक रहा है, एक जो बल है वो उसको आगे बढ़ा रहा है, और एक जो बल है उसको नीचे खींच रहा है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आ जाएगा तो अब देखो, पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस भी तय नहीं कर पाएगा और पृथ्वी क्या है उसको खींच लेगी। तो इसी वजह से कम क्या होता है, बल जो है वो ऊपर बढ़ने के लिए एक लागू होता है, जब उसका 45 से ज़्यादा उसका वैल्यू होगा, तो नीचे गिर जाएगा कम प्रयास में। और जैसे ही वो 45 से नीचे आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, तो उस आगे बढ़ते बढ़ते भी क्या नीचे ही गिर जाएगा। इसलिए 45 पे अधिकतम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 90 डिग्री पे अधिकतम वो ऊंचाई प्राप्त करेगा।
यही हुआ कारण 45 और 90 डिग्री का। ठीक, तो इसीलिए जो लंबी कूद करते हैं ना, वो लोग क्या है न, क्या करते हैं 45 डिग्री का यूज़ करते हैं लंबी कूद, यानी इस जगह से आना और ऐसे उछल के फिट से इस जगह पहुंचना। लेकिन जो लोग ऊंची कूद यानी किसी डंडे के ऊपर से ऐसा करके उछल के ऐसा करके नीचे गिरना होता है, वो लोग 90 डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे लंबी कूद और ऊंची कूद। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लंबी कूद करने वाला व्यक्ति, लंबी कूद, लंबी लंबी लंबाई लंबाई लंबी कूद करने वाला व्यक्ति कौन से एंगल में कूदेगा, तो 45, और ऊंचाई के लिए 90 डिग्री, तो ऊंची कूद के लिए 90 डिग्री। क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। ठीक, चलिए अब गुरुत्वीय गति या ऊर्ध्व गति किसे बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, और ये जो गति होती है उसको गुरुत्वीय गति कहते हैं। सिंपल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसको गुरुत्वीय गति कहते हैं। ठीक, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यानी छत से कुछ चीज़ गिर जाना है ना, किसी टेरेस से कोई चीज़ गिरना, डैम के ऊपर से पानी का गिरना गुरुत्वीय गति का उदाहरण है। तो गति के अब देखते हैं 3 नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था। कहाँ पे खोजा था? यूनाइटेड किंगडम में खोजा था। इसके 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम नियम को, ठीक है चलो आगे देख लेते हैं, इसी में पूरा चीज़ दिया हुआ है तो 1 बाय 1 करेंगे। गति का नियम, तो सभी गतिमान अथवा विराम वस्तु तब तक अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही गति का प्रथम नियम है। यानी कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी स्थिर है कोई वस्तु, एक बड़ा सा, मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल को हम लोग जब तक लात से नहीं मारेंगे, हवा नहीं आएगा, ठीक है, उसका सरफेस नहीं हिलेगा, तब तक वो क्या रहेगा, उसी स्थिति में रहेगा। लेकिन उसको जब हम लोग लात से मारेंगे तो वो गतिमान हो जाएगा। कब तक? जब तक उसका घर्षण का मान, उसमें हवा का जो मान है, या कोई आके उसको ना रोक दे, तब तक वो गतिमान ही रहेगा। ठीक, और ये जो जड़त्व, इसी को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व मतलब जड़, स्थायित्व। स्थायित्व किस में? या तो स्थायी है तो स्थायित्व, गतिशील है तो गतिशील का स्थायित्वपना। यानी रुका है तो रुके रहने का, या तो गतिमान है तो गतिमान रहने का जो नियम है उसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, जो न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, यह नियम जो है हमको बताता है कि कोई वस्तु स्थायी है तो स्थायी रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, जैसे कोई वस्तु है तो उसमें कोई कार है तो उसमें जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तो रुकेगा नहीं। ठीक है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। विशेषता बल को परिभाषित करता है, ये बल को परिभाषित करता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका द्रव्यमान। याद रखेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कोई बहुत बड़ा लोहा का एक गेंद है, बहुत बड़ा ना, आपसे भी बड़ा है, आदमी से भी बड़ा है, क्या उसको हम लोग लात से मारेंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। और मान लो उसको 10-15 जने मिल के एक बार धकेल दिए तो उसके बाद उसके सामने कुछ भी है तो वो रुक पाएगा क्या? नहीं। तो यही चीज़ है, उसका द्रव्यमान बहुत मैटर करता है। कोई हल्का चीज़ है, मान लो रुई का द्रव्यमान क्या है? बहुत कम है, फूंक दिए तो उड़ जाएगा। ठीक है, और कोई भी हवा का झोंका उसको रोक लेगा, इस तरीके से। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जड़त्व के नियम के। जैसे हथौड़े की जो हत्था होता है ना, उसको लगाने के लिए उसको क्या करते हैं, हथौड़ा का ऐसा हिस्सा है, इसको ज़मीन पे जब पीटोगे क्या होगा, ठक ठक ऐसा करोगे तो क्या होगा, हथौड़ा वो नीचे नीचे हथौड़े का हैंडल जो है नीचे खिसक जाएगा, ये ऊपर खिसक जाएगा। इस तरीके से जड़त्व का नियम काम करता है। गोली मारने, कांच जो है गोली मारोगे तो उतना ही दूर जो है उसमें छेद होता है, लेकिन पत्थर मारोगे तो पूरा कांच टूट जाता है। क्यों? क्योंकि गोली बहुत तेज गति से आती है, वो
इस जगह के ही बस जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अफेक्ट करती है और उसको साथ में लेके चले जाती है, लेकिन बाकी सब क्या है, स्थायित्व है। जैसे ही लेकिन पत्थर पड़ता है तो वो क्या इस जगह तो हिलाती है, उसको हिला तो नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को हिलाते हुए पूरा यहाँ से वहाँ तक हिला देती है मॉलिक्यूल्स, और कांच जो है ब्रिटल होता है और वो टूट जाता है। वैसे ही कंबल को जब हम लोग डंडे से पीटते हैं तो कंबल तो हिल जाता है, और जिसके जो उसमें धूल के कण होते हैं वो वजन होने के कारण वहीं पे नीचे गिर जाते हैं। ये भी जड़त्व के नियम से है ना, मतलब गति के प्रथम नियम, जड़त्व नियम जो बोलो आप। चलती हुई गाड़ी में अचानक जब हम रुकते हैं तो ब्रेक लगाने से आदमी क्या आगे की ओर ऐसा गिर जाता है, और जो खड़ी हुई गाड़ी है उसमें बैठे हुआ आदमी अचानक से वो पिकअप लेता है तो क्या हो जाता है, पीछे की ओर धकेल जाता है। ये भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। इसे जड़त्व का नियम बोलते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलते हैं, और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ये दो तो पता रहा होगा, लेकिन ये गैलीलियो का नियम बोलते हैं, ये जनरली आदमी लोग को पता नहीं होता। चलिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये बोलता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी भी वस्तु का मास स्थायी होता है, क्या चेंज होता है उसका, एक्सीलरेशन। जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा उतना फोर्स होगा, या जितना फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा। यही बोलता है गति का द्वितीय नियम। इतना ही याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जो त्वरण होता है वो शून्य हो जाए तो एफ भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि मास जो है अनअफेक्टेड है। कोई चीज़ का मास जो होता है वो स्थायी होता है ना, इसीलिए। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को एकदम सिंपल तरीके से समझो। हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यही होता है गति का तृतीय नियम। जब किसी वस्तु पे क्रिया की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर होती है, ठीक। किसी चीज़ पे क्रिया करो तो उसका प्रतिक्रिया का जो बल होगा ना वो सदैव बराबर होगा, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्रिया व प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा। जैसे यहाँ से गेंद लिया, एक दीवार पे मारा, तो मारते समय हमने मारा था गेंद को, क्रिया किस पे की, गेंद पे। लेकिन जब वो जाके दीवार से टकराई और प्रतिक्रिया कौन किया, दीवार किया, तो प्रतिक्रिया बल किधर से आया, दीवार से। तो एक वस्तु या दूसरी वस्तु, ठीक। वैसे क्रिया के प्रतिक्रिया बल सदैव एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखो, हमने बल इधर लगाया था इसको ढकेलने के लिए, और दीवार ने उसको पीछे ढकेलने के लिए इधर लगाया है ना, गेंद या बॉल जो भी ले सकते हैं। अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, जैसे एक रबर की गेंद को जमीन पर पटका, यही सब वही है ना। गेंद के जमीन पर पटकना, ऊंचाई से गिरने पे चोट लगना, किसका उदाहरण है, गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अब देखो, गतिमान वस्तु में विद्यमान गुण। गतिमान वस्तु में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहला, गतिमान वस्तु दूरी तय करेगा, और गतिमान वस्तु में विस्थापन हो सकता है, ठीक। गतिमान मतलब गतिशील। तो एक जगह से गति जब कोई भी चीज़ एक जगह से गति प्रारंभ करेगी तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो वो तय करेगी ही करेगी, ठीक। तो वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होता है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसका देखो, विस्थापन इंग्लिश में होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी प्लेसमेंट, अपनी जगह से वो डिस हो जाना, हट जाना, अपनी जगह से हटना, वही कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह पे पहुंचा। लेकिन जो जो दूरी तय करेगा ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। जहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वहीं आपका विस्थापन होगा, ना कि यहाँ से ऐसे घूम के आया और इस जगह पे पहुंचा, इस जगह से आके आया, ऐसा करके
और यहाँ पे पहुँचा, दिस इज़ नॉट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दूरी तय करना हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो होता है वो दूरी जो होती है वो सबसे कम जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट का दूरी, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, शॉर्टेस्ट। ठीक है, दूरी लॉन्गेस्ट हो सकता है, मान लो ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम कर ये ऐसे ऐसे करके आया और पहुंचा, कुछ भी हो सकता है दूरी। ठीक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब एक जगह से चला वो चाहे इधर घूमे उधर जाए, ऐसा 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 करते करते कहीं भी जाए और अपनी ऊपर जगह पे वापस आ जाए, तो क्या है वो उसने दूरी तो तय की ना, ऐसा ऐसा घुमा इधर उधर गया, कहीं ना कहीं से तो दूरी तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी वो अपने ही प्लेस पे है, अपने प्लेस से हटा तो नहीं, वो चाहे इधर उधर घूमा यहाँ वहाँ फिरा और आखिर में अपनी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए बोलते हैं और यहाँ पे देखो ये इसमें समझना ठीक होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अपनी जगह से एक दिशा में आगे बढ़ना पॉजिटिव, अपनी जगह से पीछे हटना नेगेटिव, और अपनी जगह पे घूम फिर के ऐसे मान लो वो डिस्प्लेसमेंट ये ऐसा करके गया और फिर से वापस आ गए यहीं पे, तो ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है और डिस्टेंस अदिश राशि है, इसीलिए इसमें क्या होता है, डिस्टेंस में दिशा होना क्या है नेसेसरी नहीं है, वो कौन सी दिशा में इधर उधर भटकते उटकते वो कहीं पे जाए, लेकिन दूरी में क्या आपका जो विस्थापन है उसमें दिशा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक दिशा से निकलेगी और आगे किस दिशा में बढ़ रही है उसका महत्व है, क्योंकि वो मान लो इस दिशा की जगह में इस दिशा में जा रहे तो वो नेगेटिव हो गया ना, तो इसीलिए उसकी दिशा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये शून्य कभी नहीं होगी, लेकिन ये शून्य हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। यहाँ से इधर गया पॉजिटिव, यहाँ से इधर गया नेगेटिव, जिस दिशा में बढ़ना है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और दूरी, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वही बोला, इसका मात्रक मीटर होता है, दोनों का मात्रक मीटर होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। हाँ, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा निर्वात यानी वैक्यूम, कांच, पानी और हवा, इन चारों में सबसे ज़्यादा सबसे कम, ठीक है, इन चारों में सबसे ज़्यादा और सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होगी, आप कमेंट में बताइएगा, और किस में नहीं होगी ये भी बताइएगा। ठीक, देखते हैं विस्थापन। विस्थापन निश्चित बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वही है, ये सदिश राशि है, ये मीटर पे ही इसका मात्रक होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्टेंस ही है ना। ये ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, हमने देख लिया था ऑलरेडी। चलिए अब आते हैं त्वरण। त्वरण एकदम सिंपल चीज़ है, किसी वस्तु का जो है वेग में आया परिवर्तन, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है ना कि दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी इस जगह से चला और इस जगह पे आके फाइनली उसका अचीव किया। ठीक है, अंतिम वेग उसका, तो मान लो ये ज़ीरो हो गया, ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो ज़ीरो और ये, तो अंतिम वेग जो होता है आपका उसको v से डिनोट करेंगे और इनिशियल वेग को u से, है ना, यू वी, यू पहले आता है वी बाद में आता है, तो अंतिम वी हो गया, यू पहले हो गया, प्रारंभिक अंतिम याद हो जाएगा। दूसरा चीज़, जब ये क्या होता है
अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को जो है घटाया जाता है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव रहेगा ना। तो ये त्वरण जो है पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ये अंतिम और जो सॉरी ये प्रारंभिक और अंतिम को घटाया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या मंदन। यानी स्पीड इसमें क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जो है पॉजिटिव में क्या है, स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक, यही चीज़ है यहाँ पे। चलिए, चाल और वेग। चाल और वेग क्या होता है, चाल पहले देखो सदिश राशि है, पहला अंतर। वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक, इसमें चाल में दिशा की जरूरत नहीं है, वेग में दिशा की जरूरत होती है। दोनों जो है दोनों का जो चाल बराबर होता है आपका चली गई दूरी बटे समय, और ये विस्थापन बटे समय। ठीक है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी और प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन राशि अदिश, ये सदिश मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होगा। रेखी चाल बराबर कोणीय चाल गुणित पथ की त्रिज्या W/R। चलिए, गति के 3 नियम होते हैं, ये आपको रट लेना है, ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं। V = U + AT, S = UT + हाफ AT स्क्वायर, एंड V ² = U² + AT। ठीक है, जहाँ पे U प्रारंभिक वेग है, A त्वरण है, T समय है, और V अंतिम वेग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेग क्या होता है, आवेग को भी याद कर लीजिएगा। आवेग बल गुणित समय अंतराल, जिसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन, समय का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। ठीक है, और ये सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। आवेग सदिश राशि, आवेग वेग और संवेग सदिश राशि था, हमने पढ़ा था ना वहाँ से। अब देखो संतुलन। संतुलन 3 टाइप के होते हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन मतलब कोई भी चीज़ अपनी स्थिति संतुलित अवस्था में उसको जब हिलाए डुलाया जाता है तो फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। अस्थायी, जब उसको संतुलित अवस्था से हिलाए डुलाया जाता है तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से नहीं आ सकता। और उदासीन मतलब उसको हिला डुला कुछ भी करो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ भी रहेगा तो यहाँ भी रहेगा तो वही रहेगा। ठीक, ये 3 चीज़ें होती है, इतना ही याद रखेंगे। उत्तोलक, यानी कोई चीज़ को देखो, उत्तोलक का कहाँ पे काम आता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, चलो यहाँ पे तीन देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। उत्तोलक मतलब लिफ्टिंग अरेंजमेंट। ठीक है, एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट के अगेंस्ट में एक पट्टा होता है, मान के चलो। ठीक है, ये पॉइंट बीच में हो सकता है, ये पॉइंट इनिशियल हो सकता है, ये पॉइंट लास्ट में हो सकता है। इसी की बेस पे ही क्या जो है उसको डिपेंड करता है, जिसको ये पॉइंट को बोलते हैं आलंब। आलंब, यही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इसी आलंब के हिसाब से जो है प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, लिफ्टिंग अरेंजमेंट, वो बनता है। देखो, प्रथम श्रेणी में क्या है, बीचों बीच रहेगा आलंब। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वो बीचों बीच रहेगा। इधर से हमने फोर्स लगाया ऊपर या नीचे, ठीक, और भार जो है ऊपर या नीचे होगा। वैसे ही द्वितीय श्रेणी में क्या करेंगे, आलंब इस जगह पे होगा, भार बीचों बीच रहेगा, यहाँ से हम लोग ऊपर या नीचे करेंगे। ये वाला तो आपका सीसॉ है ना, एक झूला आता है ना, सीसॉ, सीडासी, साइकिल का ब्रेक, ये इसी पे काम करता है ना। बीच से लगाते हैं कैंची। वो नींबू के निचोड़ने की मशीन जो है इस तरीके की होती है, बीच में नींबू रहता है, इस जगह से वो सरोता जैसा ऐसा करके दबाते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो बीच में नींबू पिस जाता है सरोते में। ठीक है, कचरा उठाने का जो गाड़ी होता है, ऐसा गाड़ी होता है, इसमें यहाँ पे चक्का लगा रहता है, यहाँ हैंडल लगा रहता है, तो वेट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो इसी तरीके से ये हो गया आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक सबसे उल्टा हो गया, भार सामने पे होगा, बीच में आयास होगा, यानी फोर्स यहीं से हम लगाएंगे और आलंब यहाँ पे रहेगा। ये कहाँ पे होता है, मनुष्य का हाथ, ऐसे मनुष्य है यहाँ पे लटका है, पूरा वजन क्या है ऐसा लटका हुआ है उसका, अब यहाँ से ऐसा करके उठेगा ऐसा। ठीक,
तो ये हो गया चिमटा, हो गया दूसरा। यहाँ पीछे को दबाते हैं चिमटे में, यहाँ पे फोर्स लगता है ना, और यहाँ से कोई चीज़ दबती है, यहाँ पे भार होता है, इस जगह पे हिंज होता है, ये जस्ट फुल। तो 3 श्रेणी के उत्तोलक यहाँ पे होते हैं, जिसका फंक्शन हमने देख लिया। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस उतने नहीं बनते, ये पिक्टोरियल आता है, ऐसा पिक्चर देगा, बताएगा कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, बस इतना ही आता है, उससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं आएगा, या कुछ एग्जांपल दे देगा, उससे पूछ देगा बस। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट में कर दीजिएगा।